हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपोजिट फंक्शन को, है ना। तो नाउ स्टार्ट विद कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? देखो, अगर आपको कोई एक दिया गया फंक्शन, कोई फंक्शन f है और वो a से b डिफाइंड है, तो ऑब्वियसली ये सेट A होगा और ये सेट B होगा। सेट A जो होगा उसके एलिमेंट जो होंगे वो क्या कहलाते हैं? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। और सेट B के जो एलिमेंट होते हैं वो कहलाते हैं कोडोमेन फॉर दिस, है ना। अब सपोज कर लो एक कोई दूसरा फंक्शन है gx और ये डिफाइंड है फ्रॉम B टू C, तो ये सेट C है, ठीक है। तो एक फंक्शन है मेरा जो डिफाइंड है फ्रॉम A टू B और दूसरा फंक्शन है, मान लो कि ये अभी हम थोड़ी देर के लिए B1 और B2 को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, और दूसरा फंक्शन G जो है वो B2 से C पे डिफाइंड है, ठीक है। और एक अगर मैं कोई फंक्शन लू hx जो सीधे सीधे A से C पे डिफाइंड है, ठीक है ना। तो ये hx जो है जो A से A एक्चुअल में क्या है? सेट A क्या है? डोमेन ऑफ f ऑफ x, है ना। और C क्या है? रेंज ऑफ, चाहे कोडोमेन ऑफ g ऑफ x। इज दैट ओके? तो hx मेरा जो फंक्शन है जो फ्रॉम A टू C जाएगा, दैट hx, इस hx को मैं कह सकता हूं कि दिस इज नथिंग बट इट इज g ऑफ f ऑफ x, जिसका डोमेन क्या है? सेट A के एलिमेंट है, बोलो, इस फंक्शन hx के, और उसका रेंज क्या है? सेट C के एलिमेंट है ना। तो A से C जो जा रहा है वो देखो क्या है? A से B आया और फिर B से C गया, तो वो कंपोजिट हो गया। तो दिस इज कंपोजिट फंक्शन, दैट इज g ऑफ f ऑफ x। मेरी बात समझ में आई, है ना। तो सबसे पहली चीज हमने क्या समझी, देखो ध्यान से समझो। अगर कोई कंपोजिट फंक्शन g ऑफ fx डिफाइंड है तो इस कंपोजिट फंक्शन का जो डोमेन होता है, क्या डोमेन, वो किसका डोमेन होना चाहिए? किसका डोमेन है? fx का। यानी जो अंदर वाला जो तुम्हारा फंक्शन लिखा होता है उसका डोमेन होता है। नहीं समझ में आई बात? अरे बोलो भाई। और जो रेंज होगी तो वो किसकी है? जो g ऑफ fx में जो मतलब g बाहर वाला जो फंक्शन है उसकी रेंज होगी या उसका सबसेट होगा। इज दैट क्लियर? पहली चीज तो ये याद रहेगा कि जैसे मान लो मैंने लिखा साइन ऑफ ln x, बोलो, तो इसमें बाहर वाला फंक्शन कौन सा है और अंदर वाला? तो डोमेन, ये फंक्शन का डोमेन कौन डिसाइड करेगा? ln x डिसाइड करेगा। डोमेन हमेशा अंदर वाला डिसाइड करेगा, और रेंज कौन डिसाइड करेगा? बाहर वाला फंक्शन डिसाइड करेगा। नहीं समझ में आया? तो साइन ऑफ ln x की रेंज जो होगी वो हमेशा -1 से +1 के बीच में ही हो सकती है, बिकॉज इट इज द साइन फंक्शन। और इसका डोमेन जो होगा वो ऑलवेज फॉर पॉजिटिव x के लिए होगा, क्योंकि वो ln x का फंक्शन है। नहीं समझ में आया, है ना। तो कोई भी कंपोजिट फंक्शन अगर तुम डिफाइन करोगे दैट इज g ऑफ fx, तो इसमें जो अंदर वाला होता है वो डिसाइड करता है डोमेन को, और बाहर वाला जो फंक्शन होता है वो डिसाइड करता है रेंज को। यहां तक क्लियर है बात? जो ये g ऑफ fx है, इसको लिखने का तरीका एक और भी होता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं g ऑफ x, तो इसको गॉफ भी कहते हैं, है ना। तो f ऑफ gx क्या हो जाएगा? फॉग, है ना। तो याद रखना गॉफ और फॉग, तो f ऑफ gx हो जाएगा। तो अब मान लो अगर कोई कंपोजिट फंक्शन तुम्हारा f ऑफ gx है, तो उसका डोमेन कौन डिसाइड करेगा? बोलो, gx। और उसकी रेंज कौन डिसाइड करेगा? fx। क्लियर है? अब देखो, कोई भी कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड कब होगा, ध्यान से समझना। मान लो इसका पहला fx था, इसके एलिमेंट जो है, इसका जो कोडोमेन के एलिमेंट है, मान लो कि वो आते हैं b1 b2 b3
इसके कोडोमेन के एलिमेंट है। किसके कोडोमेन के? एफएक्स के। मैं एफएक्स के कोडोमेन की बात कर रहा हूं। और जो जीएक्स का जो डोमेन है, मैंने B1 और B2 इसीलिए लिया था, और जो जीएक्स के जो एलिमेंट है, मान लो कि वो होते B1 B2 B3 B4, सपोज कर लो अभी ये हैं, ठीक है। ये किसके, अब B1 B2 B3 B4 ये किसके एलिमेंट हैं? जी ऑफ एक्स के डोमेन के। तो जब ये फंक्शन, अब चूंकि जी ऑफ एक्स का डोमेन का है, तो ऑब्वियसली इन सारे B1 B2 B3 B4 की इमेज यहां पे एग्जिस्ट कर रही होगी, यानी ये फंक्शन तो डिफाइंड है ना उस समय। तो जब जी ऑफ एफ एक्स तुम लेके चलोगे तो इसका आउटपुट तो तुम्हें ये सिर्फ 3 मिलेगा। बोलो, मेरी बात समझ में है? एफ ऑफ जी एक्स पे आउटपुट पे सिर्फ 3 पे मिलेगा, और जब जी ऑफ एफ एक्स तुम इसको डिफाइन करोगे कंपोजिट पे, तो वो सिर्फ इनके रिजल्ट देगा। तो चूंकि ये इसका सबसेट का है, तो इसके आउटपुट भी तुमको मिल जाएंगे, क्योंकि ये डिफाइंड है जी एक्स के लिए। नहीं समझ में आई बात? जी ऑफ एक्स में B1 B2 B3 ऑलरेडी इसके डोमेन में है ना, तो ये इसके एलिमेंट यहां पे इमेज दे देंगे ना। बोलो, समझ में आ रही मेरी बात? अगर सपोज कर लो कि ये जो एफ ऑफ जी एक्स के को डोमेन के एलिमेंट आते, ये इसके सबसेट में ना होता मतलब सपोज कर लो कि B2 नहीं है, लेट अस अज्यूम B2 नहीं है, ठीक है। इसके सब एलिमेंट हैं B1 B3 B4, किसके एलिमेंट हैं? GX के डोमेन में। लेकिन FX के को डोमेन में तुमको B1 B2 B3 आया, तो क्या B2 आगे इमेज दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, तो फंक्शन डिफाइंड नहीं हो पाएगा। तो फिर तुम्हारा कंपोजिट फंक्शन आगे तो डिफाइन नहीं हो पाएगा। एफ ऑफ जी एक्स तक तो होगा, एफ ऑफ एक्स तो होगा, लेकिन जी ऑफ एफ एक्स नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या हम लोग कंक्लूजन निकाल पाएंगे? जी ऑफ एफ एक्स तभी डिफाइंड होगा जब एफ एक्स का जो रेंज होगी, अंदर वाले की जो रेंज होगी, वो बाहर वाले के डोमेन की सबसेट होनी चाहिए। अगर वो सबसेट नहीं है तो वो डिफाइंड नहीं हो सकता है। नहीं समझ में आई बात? तो पहली पॉइंट लिखो, क्या है पहला पॉइंट? कि द डोमेन ऑफ एफ एक्स, फर्स्ट पॉइंट क्या है? हम बात किसके लिए कर रहे हैं? जी ऑफ एफ एक्स के लिए। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स शुड बी द सबसेट ऑफ रेंज ऑफ एफ एक्स, है ना। रेंज ऑफ एफ एक्स शुड बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी एक्स। अंदर वाले का रेंज जो होगा वो बाहर वाले के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। सबसे पहले इसी पॉइंट लिख लो। समझ में आई मेरी बात? बोलो भाई। ठीक है। और चूंकि अब ध्यान से समझना, इसका रेंज आगे तुम्हारा आगे कन्वर्ट होगा। इन सबके तो एलिमेंट यहां पे डिसाइडेड थे, अब तुम इनके रेंज जब दोगे तो जो फाइनल रेंज आएगी किसकी? जी ऑफ एफ एक्स की, वो ऑब्वियसली जी एक्स की रेंज की सबसेट हो जाएगी। नहीं होगी? समझ में आ रहा है मेरी बात? है ना। क्या कि रेंज ऑफ जी ऑफ एफ एक्स जो होगा वो हमेशा सबसेट होगा रेंज ऑफ जी एक्स का। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि रेंज ऑफ जी ऑफ एफ एक्स सबसेट ऑफ रेंज ऑफ जी एक्स। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कंपोजिट के लिए। फिर से समझो, जब भी जी ऑफ एफ एक्स आपका डिफाइंड है, ध्यान से समझो, जब भी जी ऑफ एफ एक्स डिफाइंड है तो जो अंदर वाला फंक्शन होगा, अंदर वाले फंक्शन की रेंज हमेशा बाहर वाले फंक्शन के डोमेन की सबसेट होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, पहली चीज। और दूसरा कि जी ऑफ एफ एक्स की जो रेंज होगी
वो हमेशा बाहर वाले के रेंज की सबसेट होगी, तभी वो डिफाइंड ही हो सकता है। इज दैट क्लियर? बोलो भाई, यहां तक चीज समझ में आ गई है ना? तो ये है तुम्हारा कंपोजिट। तो जी ऑफ एफ एक्स जो होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको हम लोग कहते हैं गॉफ। इसी तरह से एफ ऑफ जी एक्स तुम्हारा डिफाइंड हो सकता है कोई कंपोजिट, तो वो होगा फॉग। तो इनको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कंपोजिट समझ में आ गया? तो अगर अब मैं पूछूं कि एफ ऑफ जी एक्स, इसका डोमेन कौन डिसाइड करेगा? जी एक्स डिसाइड करेगा। और इसकी रेंज कौन डिसाइड कर रहा होगा? एफ एक्स। और ये एफ ऑफ जी एक्स डिफाइंड कब होगा? जब जी एक्स की रेंज, अंदर वाले की रेंज बाहर वाले के डोमेन की सबसेट होनी चाहिए, ठीक है ना? तो जी ऑफ एक्स की रेंज जो होगी वो एफ एक्स के डोमेन की सबसेट होनी चाहिए। अगर वो सबसेट नहीं होगी तो वो डिफाइंड नहीं हो सकता है ना? मेरी बात समझ में आ गई? इज दैट ओके? है ना? जैसे अब कोई भी कंपोजिट फंक्शन अगर तुमको निकालना है, तो मान लो कि तुमको किया गया है कि एफ एक्स है, दैट इज एफ एक्स इज साइन एक्स। इसका डोमेन क्या है? व्हाट इज द डोमेन? अरे बोलो, साइन एक्स की डोमेन बोलो भाई। ऑल रियल नंबर। डोमेन ऑफ साइन एक्स इज ऑल रियल नंबर। रेंज ऑफ साइन एक्स इज -1 to +1। इज दैट ओके? तो हम एफ एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज फ्रॉम r to -1 to 1, हाँ या ना? और एक फंक्शन मान लो हमने डिसाइड कर दिया जी एक्स है, दूसरा फंक्शन है जी एक्स, लेट जी एक्स इज ln x, ठीक है? जी एक्स मेरा फंक्शन क्या है? ln x है। तो अब जी एक्स कहां से कहां तक डिसाइड होगा? इसकी डोमेन पॉजिटिव, दैट इज फ्रॉम 0 to इंफिनिटी टू ऑल रियल नंबर। बोलो भाई, ln x का यही तो होता है। अब हमने कहा कि फाइंड फॉग, मतलब आपको क्या निकालना है? एफ ऑफ जी एक्स। निकालने का तरीका देखो सिंपल है, जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगर आपको निकालना है ना? तो सबसे पहले तुमने देखा एफ ऑफ एक्स, तो ln ऑफ, देखो एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा? ln ऑफ, सॉरी ln कह रहे, साइन ऑफ जी एक्स। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ जी एक्स। और जी एक्स क्या है? ln x, तो साइन ऑफ ln x। ओके, अब देखो इसका डोमेन क्या है? जी एक्स की रेंज है ना, ऑल रियल नंबर, और अंदर वाले की बाहर वाले का डोमेन क्या है? तो डिफाइंड होगा। बोलो भाई, हमने क्या कहा था? अंदर वाले की रेंज बाहर वाले के डोमेन की सबसेट होनी चाहिए। इसकी रेंज क्या है? -∞ to +∞। बाहर वाले की डोमेन क्या है? -∞ to +∞। ओके, क्लियर? ओके, अब इसकी रेंज ऑब्वियसली साइन का फंक्शन है तो -1 से +1 ही देगा, और बाहर वाले का -1 to +1, तो वही चीज को डिफाइन कर देगा। तो अगर इसकी डोमेन पूछी जाए, अब तुमसे कहे एफ ऑफ जी एक्स की डोमेन बताओ, तो एफ ऑफ जी एक्स की डोमेन क्या है? अब डोमेन कौन से डिसाइड करता है? डोमेन कौन डिसाइड करता है? अंदर वाला फंक्शन। डोमेन देखो, एक चीज ये है कि ये फंक्शन डिफाइंड होगा कि नहीं, उसके लिए तुम देखोगे कि इसकी रेंज उसका सबसेट होनी चाहिए और ये चीजें, लेकिन डिसाइड कौन कर रहा है? डोमेन। तो डोमेन डिसाइड कौन कर रहा है? ln x वाला, है ना? तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? जो अंदर वाले का डोमेन होगा, दैट इज 0 to ∞। और रेंज कौन डिसाइड करेगा? बाहर वाला, दैट इज -1 to +1। नहीं क्लियर हुआ? बोलो भाई, समझ में आ गया कि हम किस तरह से कंपोजिट फंक्शन बना सकते हैं? इज दैट ओके? कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो कंपोजिट की। समझ में आ गया ना कंपोजिट फंक्शन? तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो।
देखो कंपोजिट फंक्शन में सबसे पहले है कि मान लो एफ एक्स और जी एक्स ये दोनों मेरे डिफाइंड है, ये प्रॉपरली डिफाइंड है, इनके अपने अपने डोमेन है, अपनी रेंज है, एंड है ना, और एफ एक्स और जी एक्स भी डिफाइंड है, साथ ही साथ मेरा फॉग और गॉफ भी डिफाइंड है, फॉग एक्स एंड गॉफ एक्स ये दोनों डिफाइंड है, ठीक है ना। ओके तो पहली चीज, ये जरूरी नहीं है हर समय कि फॉग एक्स गॉफ एक्स के बराबर हो, इट मे और मे नॉट बी, जरूरी नहीं है कि फॉग एक्स और गॉफ एक्स हमेशा बराबर आए, ठीक है। आप फॉग एक्स अगर निकालते हैं, आप गॉफ एक्स अगर निकालते हैं तो ये जरूरी नहीं है, इट मे और मे नॉट बी इक्वल, याद रहेगा। सेकेंड चीज, अगर मान लो मेरा कोई तीन फंक्शन है एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स, ठीक है, कोई तीन फंक्शन है एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, और इनके कंपोजिट आपस में सब डिफाइंड है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। मतलब इसको कैसे लिखोगे, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दोनों के बीच में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो दिस शोज दैट एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड जरूरी नहीं है कि एफ ऑफ जी एक्स जी ऑफ एफ एक्स के बराबर हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है कि एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स की वैल्यू एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स के बराबर आएगी। क्लियर है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि मान लो तुमको दिया गया है कि एफ एक्स तुम्हारा 1 1 फंक्शन है, एफ एक्स तुम्हारा 1 1 है एंड जी एक्स भी 1 1 है, ठीक है। एफ एक्स 1 1 फंक्शन दिया गया है और जी एक्स भी 1 1 फंक्शन है, तो जरा अब हमको बताओ कि एफ ऑफ जी एक्स क्या हो सकता है, सोच के बताओ। अगर एफ एक्स 1 1 है, जी एक्स 1 1 है, तो एफ ऑफ जी एक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ये क्या हो सकता है। अगर एफ एक्स 1 1 है, जी एक्स भी 1 1 है, तो व्हाट अबाउट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब देखो 1 1 फंक्शन के लिए क्या होता है कि अगर मान लो कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 और ये रिप्लाई कर दे दैट x1 इक्वल टू x2, तो हम कहते हैं फंक्शन 1 1 है। 1 1 फंक्शन की यही तो कंडीशन होती है ना। तो अगर एफ ऑफ x1 1 1 है और g ऑफ x1 भी 1 1 है, तो इसका मतलब है कि g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2, ये रिप्रेजेंट करेगा कि x1 इक्वल टू x2। तो मान लो x1 x2 अगर कोई दो एलिमेंट है इसके लिए, तो f ऑफ g ऑफ x1 मान लेते हैं कि ये f ऑफ g ऑफ x2 के बराबर है। अब चूंकि gx 1 1 था, तो g ऑफ x1 और g ऑफ x2, तो ये x1 इक्वल टू x2 दे देगा, तो ये दे देगा f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। समझ में आ रही मेरी बात। अब चूंकि fx भी 1 1 है, तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 ये रिप्लाई करेगा कि x1 इक्वल टू x2, तो यहां से ये आ गया। तो अगर f ऑफ x 1 1 है, g ऑफ x भी 1 1 है, तो f ऑफ gx भी 1 1 होगा। सिमिलरली g ऑफ fx भी 1 1 होगा, है ना। तो सिमिलरली g ऑफ fx भी 1 1 होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अरे बोलो भाई, इज दैट क्लियर? समझ में आ गया है ना कि अगर दोनों फंक्शन 1 1 है तो उनके कंपोजिट भी 1 1 होंगे। ठीक, इसी तरह से तुम इवन और ऑड को भी चेक कर सकते हो, है ना। सपोज कर लो इसी में इवन और ऑड के लिए कि मान लो कि एफ एक्स तुम्हारा इवन है, एफ एक्स तुम्हारा इवन है और जी एक्स तुम्हारा ऑड है,
सपोज कर लेते हैं इवन इवन होगा तो इवन मिल जाएगा, ये तो तुमको कंफर्म है। अब एक हम जस्ट चेंज कर रहे हैं कि एक को मैंने इवन रखा और दूसरे को ऑड कर दिया। अब मैं बात कर रहा हूं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की, तो जल्दी से बताओ क्या हो सकता है। अब चूंकि जी एक्स ऑड है तो जी इवन और ऑड चेक करने के लिए हमेशा मैंने क्या बताया है, माइनस ऑफ एक्स रख दीजिए एक्स की जगह पे, तो तुम चेक करो एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स। अब चूंकि जी एक्स तुम्हारा ऑड है तो जी ऑफ माइनस एक्स क्या देगा, माइनस ऑफ जी एक्स, तो दिस इज एफ ऑफ माइनस ऑफ जी एक्स। लेकिन एफ एक्स इवन है तो ये एफ ऑफ जी एक्स दे देगा। अरे हाँ या ना, तो क्या बन के आ गया, इवन। तो अगर एफ एक्स इवन है और जी एक्स ऑड है तो एफ ऑफ जी एक्स विल बी एन इवन फंक्शन। नहीं समझ में आया, इज दैट ओके? अच्छा, अब इसी में मान लो हम g ऑफ एफ एक्स को चेक करते हैं। अब मैं किसको चेक कर रहा हूं, g ऑफ एफ एक्स को। कंडीशन अभी भी यही चल रही है, क्या एफ एक्स इवन है जी एक्स ऑड है, लेकिन अब मैं कर रहा हूं g ऑफ एफ एक्स को, तो चेक कर लो। तो g ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, चूंकि एफ एक्स इवन है तो ये g ऑफ एफ एक्स दे देगा। तो g ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर किसके आ गया, g ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन फिर से इवन हो गया। तो अगर एक इवन और एक ऑड है तो उनके कंपोजिट हमेशा इवन दे रहे हैं। नहीं समझ में आई मेरी बात, इज दैट क्लियर? बोलो भाई। अगर दोनों ऑड हो, सपोज कर लो एफ एक्स भी तुम्हारा ऑड है, जी एक्स भी ऑड है, और मैं कहूं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के बारे में भाई क्या किया जा सकता है, तो एक्स की जगह पे क्या रखोगे, एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स, यही चेक करेंगे हम लोग। अब जी ऑफ माइनस एक्स चूंकि ऑड है तो ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स। बोलो भाई। और चूंकि एफ एक्स भी ऑड है तो माइनस ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। और ये चीज क्या दे रहा है कि एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स माइनस टाइम ऑफ एफ ऑफ जी एक्स है, सो एफ ऑफ जी एक्स विल बी ऑड। तो अगर दोनों ऑड हैं तो उनका कंपोजिट ऑड फंक्शन दे देगा, दोनों इवन है तो उनका कंपोजिट इवन देगा, एक इवन एक ऑड है तो कंपोजिट इवन देगा। तो ये याद रखिएगा। नहीं समझ में आया, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। अब मान लो कि तुम्हारा एफ एक्स जो है वो ऑन टू फंक्शन है और जी एक्स भी तुम्हारा ऑन टू फंक्शन है। क्या है, ऑन टू, दोनों ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन ही आएगा, है ना। ये तुम्हारा हमेशा ऑन टू फंक्शन ही आएगा। देखो ऐसे भी तुम समझो कि एफ ऑफ जी एक्स की रेंज कौन डिसाइड करेगा, एफ एक्स की। और चूंकि वो ऑन टू फंक्शन है तो इसके सारे के सारे रेंज मिल जाएंगे तुमको। तो इस फंक्शन के सारे, और चूंकि जी एक्स भी ऑन टू है तो ये क्या होगा कि इसकी जो रेंज है ना, वो इसकी कोडोमेन होगी, कोडोमेन का सबसेट होगा। तो वो सारे एलिमेंट डिसाइड होंगे तो सारे एलिमेंट उसके जाके फाइनल पे फिर से इमेज तुमको प्रोवाइड कर देंगे। तो एफ ऑफ जी एक्स जो होगी वो तुम्हारी क्या आ जाएगी, ऑन टू होगी। तो याद रखना कि अगर दोनों ऑन टू हैं तो उनके कंपोजिट जो तुमको मिलेगा वो हमेशा ऑन टू फंक्शन मिलेगा। इज दैट क्लियर? 1 1 थे तो दोनों का कंपोजिट क्या दिया था, 1 1। अगर ऑन टू होंगे तो ऑन टू, है ना। नेक्स्ट मान लो कि तुमको गिवन है कि g ऑफ एफ ऑफ एक्स, कहता है ये एक 1 1 फंक्शन है। अब उसने क्या कहा, g ऑफ एफ एक्स जो है वो 1 1 है। तो अब इसमें क्या कंपल्सरी कंडीशन होगी, इफ g ऑफ एफ एक्स इज अ 1 1 फंक्शन। तो देखो अगर g ऑफ एफ एक्स 1 1 फंक्शन है तो इसका मतलब होगा कि g ऑफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ एफ ऑफ x2 सब्जेक्टेड टू कंडीशन दैट x1 इक्वल टू x2। ये तो हो जाएगी। अगर g ऑफ एफ एक्स 1 1 फंक्शन होगा तो ये इसके बराबर होना चाहिए। 1 1 फंक्शन के लिए हम यही चीज तो कंडीशन लगाते हैं। बोलो भाई, है ना। तो अब क्या हो सकती है,
अब ये इसके बराबर है। बोलो भाई अब क्या करें? एफ ऑफ, अब ये जी और ये जी दोनों जी अगर सेम है तो इससे क्या तुम निकालोगे कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। बोलो, तो अगर एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 आ गया और ये ऑलरेडी है कि x1 इक्वल टू x2 है, तो एफ ऑफ x तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि g ऑफ fx अगर 1 1 फंक्शन है तो मस्ट बी fx हैज टू बी 1 1 फंक्शन। लिख लो इस चीज को कि अगर g ऑफ fx कोई भी कंपोजिट अगर 1 1 है तो उसका जो अंदर वाला फंक्शन fx होगा दैट मस्ट बी अ 1 1 फंक्शन। ठीक है। और इसी तरह से मान लो अगर g ऑफ fx ये ऑन टू फंक्शन है, g ऑफ f ऑफ x अगर ऑन टू फंक्शन है तो क्या कंपलसरी कंडीशन होगी ना? देखो, अगर g ऑफ fx ऑन टू है, ऑन टू हमेशा रेंज के लिए होती है। ऑन टू किसके लिए होती है? रेंज के लिए। हमने क्या कहा था? ऑन टू फंक्शन कौन डिसाइड करता है? इनटू और ऑन टू कौन डिसाइड करता है? कोडोमेन। और 1 1 और मैनी 1 कौन डिसाइड करता है? डोमेन। कल मैपिंग में पढ़ाया था मैंने। तो अगर ऑन टू फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि g ऑफ fx के सारे एलिमेंट किसी न किसी के इमेज होंगे कोडोमेन में, मतलब वो किसी न किसी को इमेज रखा होगा। तो g ऑफ fx, और g ऑफ fx की रेंज कौन डिसाइड करता है? gx। g ऑफ fx बाहर वाला रेंज डिसाइड करता है ना हमेशा। तो g ऑफ fx की रेंज कौन डिसाइड करेगा? gx, है ना। और तुमको ये मालूम है कि g ऑफ fx की जो रेंज होती है वो सबसेट होती है gx की, है ना। और चूंकि ये फंक्शन ऑन टू है तो सारे एलिमेंट उसकी इमेज हो रहे होंगे, तो इसका मतलब gx को ऑन टू होना पड़ेगा। तो इफ g ऑफ fx इज ऑन टू इट रिप्रेजेंट दैट gx मस्ट बी एन ऑन टू फंक्शन। लिख लो, क्योंकि अगर वो उसकी एक भी इमेज नहीं होगा तो वो फिर ऑन टू फंक्शन ही नहीं हो सकता है ना। तो g ऑफ fx is an onto function, it means that gx must be an onto function. समझ में आया ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बोलो, है ना। कि जैसे सपोज करो, देखो समझो, अगर सपोज कर लो ये ए बी और ये सी का चल रहा है ना। तो g ऑफ, मान लो यहाँ पे C1 C2 C3 तीन एलिमेंट हैं, यहाँ पे है A1 A2 A3 A4 और यहाँ पे कुछ भी B1 B2 B3 मान लो ऐसे हैं। अगर तो g ऑफ fx ये सीधे यहां से चलेगा, ये जा रहा है। बोलो, अब ये ऑन टू फंक्शन है तो इसके के सारे एलिमेंट किसी ना किसी इसके इमेज हो रहे होंगे। बोलो, हो रहे होंगे। और ये फंक्शन डिसाइडेड है तो ये सबकी इमेज यहां पे दे रहा होगा, है ना। तो ये तभी पॉसिबल होगा ना जब gx भी ऑन टू, ये सारे के सारे एलिमेंट रेंज अगर एक भी अगर नहीं होगा तो वो g ऑफ fx पे कैसे दे देगा रेंज? फिर समझ में आ रही मेरी बात? तो इसलिए g ऑफ fx अगर ऑन टू हो गया तो इसका मतलब है gx को ऑन टू होना पड़ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? बोलो, इज दैट ओके? तो याद रखना कि अगर g ऑफ fx 1 1 है तो अंदर वाला fx को 1 1 होना पड़ेगा। इसी तरह से g ऑफ fx अगर ऑन टू है तो बाहर वाला g को ऑन टू होना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया ये? बोलो। तो अब एक क्वेश्चन लिखो कि कैसे कंपोजिट फंक्शन हम लोग निकालते हैं। देखो, एक तो ये इजी टाइप का तुमको कंपोजिट है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा साइन ऑफ ln x, तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन एडवांस में जेईई में पूछा जा चुका है, और फंक्शन तुमको गिवन है fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, जब x की वैल्यू है 0 से 2 के बीच में, एंड इट इज 3 माइनस एक्स व्हेन इट इज फ्रॉम 2 to 3। ये gx है, सॉरी fx है।
और आपसे कह रहा है वो कि फाइंड एफ ऑफ एक्स, find f of x when it is given that fx is 1 plus x when x lies between 0 to 2 and fx is equal to 3 minus x when x lies between 2 to 3। देखो जब कभी भी ये चीज आए तो देखो सबसे पहले अगर यहां पे तुम देखो f ऑफ fx डिजाइन करना है, ध्यान से समझो पूरी बात को, तो f ऑफ fx तुम्हारा क्या बनेगा, जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दोगे, fx, सिंपल, बोलो, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस fx, और ये क्या हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू fx लेस देन इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा 3 माइनस fx व्हेन fx लाइज बिटवीन 2 to 3। बोलो भाई, तो अब तो मेरे पास यहां पे कंडीशन तो fx पे आ गई कि fx की वैल्यू 0 से 2 और fx की वैल्यू 2 to 3। समझ में आ रही है मेरी बात? तो सबसे पहले जब ऐसा ये चीज आ जाए तो क्या करोगे, fx का ग्राफ बनाओगे। किसका ग्राफ बनाएंगे? तो हम लोग fx का ग्राफ बना ले जरा। 0 से 3 है तो ये 0 1 2 3। देखो 0 से 2 में fx जो है वो 1 प्लस x है, तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो fx की वैल्यू 1 है, वो यहां से स्टार्ट करेगी, और जब इसकी वैल्यू 2 होगी तो वो 3 तक जाएगा, ये 3 है मान लो, ऐसे जाएगा। दिस इज 1 प्लस x। नहीं समझ में आ रहा? दिस इज 1 प्लस x। जब ये वैल्यू 1 होगी तो ये वैल्यू कितने दे रहा होगा 2, ये 1, और 2 पे ये वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 3, और ये ग्राफ क्या है 1 प्लस एक्स। अब 2 से 3 के बीच में जब x की वैल्यू तुम यहां 2 रखोगे तो ये क्या दे देगा 1, x की वैल्यू 2 पे ये क्या दे देगा 1, तो वो यहां पे आ जाएगा, हाँ या ना, और x की वैल्यू 3 पे ये क्या दे देगा 0, तो इट गोज समथिंग लाइक दिस। बोलो भाई, तो ये ग्राफ है ना, ये है 3 माइनस एक्स और ये है 1 प्लस एक्स। यहां तक क्लियर? ग्राफ समझ में आ गया? बोलो भाई। अब हम लोग यहां पे आते हैं। अब देखो इसको फिर से मैं लिख रहा हूं, कह रहा है 1 प्लस एफ एक्स, जब एफ एक्स 0 से 2 के बीच में है, 0 से 2 के बीच में, ये है 0 और ये है 2। 0 से 2 के बीच में अगर तुम गौर करो तो एक बार 1 से 2 है और एक बार वो 0 से 1 है। देखो ये 0 से 1 के बीच में ये ग्राफ जा रहा है एफ एक्स का, और 1 से 2 के बीच में एफ एक्स का ग्राफ ये वाला जा रहा है 1 प्लस एक्स, हाँ या ना? तो एफ एक्स जब 0 से 2 है तो ये 2 पार्ट में बढ़ जा रहा है, नहीं बढ़ रहा है। एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स मतलब इस ग्राफ में किसकी वैल्यू, वाई वाली, वाई वैल्यू 0 से 2 में 2 पार्ट में बढ़ रही है, 0 से 1 बढ़ रही है और 1 से 2 बढ़ रही है ना? तो हम कह सकते हैं कि 0 से 1 है और 1 से 2 है। तो 0 से 1 देखो कहां से कहां तक है, ये है 0 से 1, बोलो, सॉरी एक्स पे मैंने लिख दिया, एक्स जिस समय ये एफ एक्स 0 से 1 है उस समय एक्स तुम्हारा कहां से कहां तक जा रहा है 2 to 3। एक्स कहां से कहां तक जा रहा है, आई एम सॉरी, दिस इज 2 to 3। एक्स की वैल्यू जा रही है 2 to 3, उस समय एफ एक्स है 0 से 1, दिख रहा है? बोलो, तो इस एफ एक्स की जगह पे तुम उस समय क्या लिखोगे 3 माइनस एक्स, क्योंकि ग्राफ अब क्या हो गया है 3 माइनस एक्स, तो 1 प्लस 3 माइनस एक्स। ये कब होगा जब 2 to 3 है, और एफ एक्स तुम्हारा है 1 से 2, तो 1 से 2 ये एफ एक्स जा रहा है 1 से 2, तो उस समय एक्स कहां से कहां तक जा रहा है 0 से 1, 0 से 1 में जा रहा है, हाँ या ना? अरे बोलो, समझ में आ रही मेरी बात? तो जिस समय x 0 से 1 है उस समय एफ एक्स तुम्हारा 1 से 2 है, और 1 से 2 में एफ एक्स की वैल्यू क्या है
जिस समय 1 से 2 जा रहा है, एफ एक्स ग्राफ क्या, कौन सा ग्राफ है, 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स, इज दैट ओके। एफ एक्स की वैल्यू 2 to 3, तो एफ एक्स की वैल्यू देखो 2 से 3, 2 से 3 के बीच में एक्स कहां से कहां तक जा रहा, 1 से 2, 1 से 2, और उसमें है 2 to 3, तो ये 3 माइनस 1 प्लस एक्स। ये पूरा समझ में आ गया, बोलो भाई। तो अब इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें तो देखो ये कैसे लिखोगे, सबसे पहले 0 से 1 वाला एक्स लिखोगे, तो x 0 से 1, तो ये कितनी वैल्यू है, 2 प्लस एक्स, अरे समझ में आ रहा। फिर 1 से 2, उसमें क्या है, 2 माइनस एक्स, एंड लास्टली इट इज 2 to 3, तो 2 to 3 के बीच में ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब दिस इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको पहले ग्राफ बना के एंड देन यू हैव टू चेक कि वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा, तो एक्स कैसे वेरी करेगा, फिर आपको सॉल्व करना होगा। समझ में आया। कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन अगर आया तो कैसे सॉल्व करोगे, इज दैट क्लियर, बोलो भाई। तो नोट कर लो इसको।